नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों के साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रकार की सभी अटकलों को खारिज कर दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी के अगले विधानसभा चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये गठबंधन की खबरें लगातार साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत उड़ाई जाती हैं। आप अपने काम में लगे रहिए, हाथी जैसी मस्त चाल चलिए। बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल बसपा के गठबंधन की बातें आई कहाँ से? अभी कुछ दिन पहले ही बहुजन समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और फिर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब सपा ज्वाइन की थी, तब अखिलेश यादव ने उनको सपा में ज्वाइनिंग कराते समय कहा था कि बहुजन समाज से तो हमारा पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के विचारों में किस तरह से समानता थी। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम और कांसीराम किस तरह से मिलकर चुनावी राजनीति में आए थे और फिर उन्होंने इशारे में यह भी कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद बहुजन समाजवादी के पुराने कैडर वाले नेता रहे हैं। तो बहुजन समाज से हमारा रिश्ता मजबूत रहा है और अगर बहुजन समाज मिलकर लड़ेगा तो मजबूत होगा। इसके बाद इस तरह की सुर्खियां बनी, क्या सपा और बसपा का गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में दोबारा हो सकता है? शायद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसी बात को खारिज करने के लिए पूरा जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब साजिशों और अफवाहों के तहत किया जा रहा है। हालांकि मायावती ने एक और मसले पर भी सफाई दी। अभी हाल ही में उन्हें दिल्ली में टाइप 8 का बंगला आवंटित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके बाद ये चर्चा हुई थी कि मायावती को टाइप 8 का जो आलीशान बंगला आवंटित किया गया है, इसके बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ नर्म रुख रखेंगी? इस पर भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें पिछले दिनों कई बंगले आवंटित किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उसके बाद से ही मेरी सुरक्षा बढ़ी हुई है और उसको लेकर सतर्कता है। इस वजह से मैं बाकी बंगले स्वीकार नहीं कर रही थी। जब हमने टाइप 8 का हाई सिक्योरिटी वाला बंगला मिला तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसके पीछे ना तो किसी से कोई गठबंधन की मंशा है और बाकी जो भी बातें की जा रही हैं वो सब बहुजन समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र जैसी बातें हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की एक और भी चर्चा हो रही थी कि ओवैसी की पार्टी भी शायद मायावती के साथ इस बार मिलकर लड़े। पिछला चुनाव में उन्होंने पल्लवी पटेल के अपना दल का समर्थन किया था, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। लेकिन मायावती फिर गठबंधन के सवाल पर बार बार जिस तरह से बोली, उसमें उन्होंने इस तरह के भी किसी गठबंधन को खारिज कर दिया। तो इसमें दो बातें हैं। राजनीति में ऐसा बोला जाता है, कब क्या हो जाए ये संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल पक्के तौर पर कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मायावती ने फिलहाल किसी गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि मायावती लगातार सक्रिय है। इस पिछले अगर महीने 2 महीने की बात की जाए तो उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। अभी हाल में ही उन्होंने पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटरों को, जिला अध्यक्षों को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग भी की थी। और इसके अलावा भी उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ जिम्मेदारियां भी बदली हैं। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, जिनको एक समय पार्टी की मुख्य जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था, उन्हें फिर कुछ राज्यों का प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संगठन में मजबूत बनाया गया है। यानी बहन जी चुनावी बोर्ड में आती हुई दिख रही हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के प्रति नरम रहेगी, किसके प्रति गरम रहेगी, इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उनकी सक्रियता तो इस बार है। अगली खबर आते हैं। परीक्षाओं का मौसम शुरू हो गया है। आज से यूपी बोर्ड, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उसकी शुरुआत हो गई है। इस परीक्षा में 53,37,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे और इन स्टूडेंट्स के परीक्षा देने के लिए 8,033 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने लखीमपुर में परीक्षा की शुरुआत से पहले कुछ स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाई, टीचरों ने उन पर फूल बरसाए और इस तरह से ये परीक्षा आज से स्टार्ट हो गई है। कल से ही सीबीएसई की भी परीक्षा स्टार्ट हुई है, यानी अब परीक्षाओं का दौर लगभग महीने भर चलेगा। हाँ, इसमें एक और बात बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए गाजियाबाद की डासना जेल में भी सेंटर बनाया गया है। यहाँ 63 कैदी इम्तहान दे रहे हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के हैं। और धीरे धीरे इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि कैदी जेल में परीक्षा देने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। बात शिक्षा की चल रही है तो एक शिक्षकों के मुद्दे पर ही आ जाते हैं। कल उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र चल रहा है, उसमें सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के कितने, प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं।
शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि लगभग 47,000 से कुछ ज़्यादा पद खाली हैं। हालांकि जब उनसे इसकी भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी भर्ती की कोई विचार इसका नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं। जिसके बाद सुर्खियां ये बनी कि प्रदेश सरकार कोई शिक्षक भर्ती फिलहाल नहीं करने जा रही है। लेकिन अब ये तो शिक्षक भर्ती की बात हुई, लेकिन अभी जो शिक्षक प्रदेश में पढ़ा रहे हैं उनके सामने भी इस समय गहमा-गहमी चल रही है। टीईटी यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 के बाद शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था। यानी 2011 के बाद शिक्षकों की जो भर्ती हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हुई हैं जिन्होंने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया है। लेकिन इस बारे में कोर्ट्स के, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देश आए हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए टीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ के शिक्षकों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द टीईटी क्वालिफाई करें। अगर वो टीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी गहमा-गहमी है, क्योंकि यहाँ भी लगभग 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी नहीं पास किया है। 2011 के बाद वाले तो सभी शिक्षक टीईटी पास ही हैं। शिक्षक संगठन ये मांग करते हैं कि 2011 के पहले शिक्षक भर्ती के नियम कुछ और थे, तो उनके ऊपर टीईटी क्यों लादा जा रहा है। पेच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए कभी 12वीं पास होना और बीटीसी किए होना ही उसकी अनिवार्यता होती थी, और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई नहीं की, जबकि टीईटी के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड किए होना चाहिए। तो वो उन 50,000 शिक्षकों का क्या होगा, वो कैसे टीईटी का इम्तहान देंगे, ये भी थोड़ी अस्पष्टता की बात है। हालांकि सरकार ने उन शिक्षकों को इस पर छूट दी है कि जिनकी नौकरी सिर्फ 5 साल बची है, लेकिन कि वो टीईटी से बच सकते हैं। टीईटी नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तो भी उनकी नौकरी चलती रहेगी, लेकिन टीईटी नहीं क्वालिफाई करने की स्थिति में उनका कोई प्रमोशन नहीं होगा। तो इस बारे में शिक्षक संगठन नाराज़ हैं। धीरे धीरे मीटिंगों और गहमा-गहमी का दौर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में एक कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया है कि इस बारे में कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार का रुख इस बारे में ये है कि 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उन पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं की जानी चाहिए। और अगली खबर यह है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को राम मंदिर आएंगी। वो राम मंदिर परिसर में 4 घंटे रहेंगी। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया, ये जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई को वो 4 घंटे रहेंगी, रामलला के दर्शन करेंगी, वहाँ के कुछ कार्यक्रमों में रहेंगी और 400 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी। अगली खबर पर आ जाते हैं। प्रदेश के मौसम में कुछ बदलाव देखा गया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने काले बादलों के साथ कुछ जगहों पर फुहारें पड़ी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे इलाकों में बारिश हुई है। इसकी संभावना पहले ही व्यक्त की गई थी कि 17 और 18 फरवरी को बारिश हो सकती है। और बारिश के ये बादल अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए धीरे धीरे मैनपुरी, एटा की तरफ भी बढ़ेंगे और यहाँ भी बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना बुंदेलखंड के जिलों में भी है, जहां बांदा सबसे गर्म दिन रहा था। झांसी और जालौन के इलाकों में भी धीरे धीरे ये बादल जाएंगे और हो सकता है बरसे भी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि गर्मी की तेजी से बढ़ी है और ज़्यादातर जिलों में तापमान बढ़ा है, तो बारिश की ये फुहारें राहत देंगी। लेकिन कृषि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर तेज बारिश हुई, कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, तो इससे फसलों को जरूर कुछ नुकसान होगा। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक। कल फिर सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।